बोलिए भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित श्री महेंद्र पांडे जी, संजय चतुर्वेदी जी, बसंत कुमार जी, मेघा सोमैया जी तथा यहाँ उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, जो आज के विचार का मूल आधार है उसको नितिन जी बहुत विस्तार के साथ आपको समझा गए हैं। मुझे लगता है कि अब इस पर कोई बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोलूँगी। कल पंडित जी का जन्म जयंती थी, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। कल चूँकि नितिन जी और मैं दोनों नहीं आ सकते थे क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो एक प्रकार से ये एक सप्ताह ऐसा हम लोग मान लेते हैं उनकी जन्म जयंती के बाद कि उसमें ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसलिए आज 26 तारीख को पंडित जी की विचारधारा पर ही ये गोष्ठी रखी हुई है। नितिन जी ने जो बोला है वो उनने करके दिखाया है, उनने किया है। उन्हें विदर्भ में वो सारे प्रयोग किए हैं जो उन्होंने यहाँ अभी आपके बीच में बोले हैं। मैं तो खुद गांव की हूँ, इसलिए मैं खुद ही ये मान के चलती थी, अपने ही गांव को देखती थी कि हमारे गांव में विकास के कितने साधन उपलब्ध थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता था। जब मैं मंत्री बनी तो मुझे वो बात याद रही और इसलिए हमने एक प्रयोग किया था। आप मेरे से वो नितिन गडकरी जैसा विद्वत्तापूर्ण भाषण की अपेक्षा मत करिएगा। मैं तो देहात की हूँ, मैं अपने ढंग से बोल पाती हूँ और मेरे बारे में एक गलत फहमी पैदा कर दी गई है कि मैं अच्छा बोलती हूँ। वो सुनने के बाद सब लोग इतने हैरान हो जाते हैं। अभी आपको हैरान हो जाना है 5-7 मिनट में। तो जब मैं मंत्री बनी तो मुझे वो बात ध्यान में रही। तो हमने जब हम लोग सोच रहे थे कि सरकार में आने ही वाले हैं, तो हमने एक बात उठाई। तब मैं युवा मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तो हमने एक बात उठाई कि एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कोर बननी चाहिए, एनआरसी, जो पूरे देश की संपदाओं को आके और वो ये सजेस्ट करे कि उनसे किस किस प्रकार के रोजगार वहीं उत्पन्न किए जा सकते हैं, ताकि शहरों पर जो नौजवान आ रहे हैं मजदूरों के रूप में उनका आना बंद हो जाए, गांव में ही उनको रोजगार मिले, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और गांव में ही जब वो अपने पांव पर खड़े होंगे तो फिर विद्यालयों की व्यवस्था भी होगी, अस्पतालों की व्यवस्था भी होगी, वही करेंगे, समर्थ हो जाएंगे। हमारी वो योजना इतनी अच्छी लगी कि प्रधानमंत्री जी बने जब अटल जी, तो उनने उसको लिया और लाल किले से उसकी घोषणा भी की। उन्होंने राष्ट्र पुनर्निर्माण वाहिनी, ये उसका नाम रखा गया। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि हमारे देश में एक बड़ी दिक्कत है, वो है राजनीतिक अस्थिरता की। जो राजनीति का जो स्थिरता का समय था, उसका सबसे ज़्यादा जो आनंद लिया है वो इंदिरा गांधी जी ने लिया है। जब 15-15, 10-10 साल तक लगातार राज्यों में एक ही पार्टी की सरकारें चलती रहती थी, केंद्र में भी 10-10, 15-15 साल चलते रहते थे। हम लोग तो बीच में थोड़ा हवा के झोंके के जैसे कभी कभी आ जाते थे, कभी 1.5 साल में गिरा दिए जाते थे, कभी 2.5 साल में गिरा दिए जाते थे। वो स्थिर सरकार का जो समय होता है वो नए प्रयोगों का समय होता है, क्योंकि आप उस समय किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं होते हैं और आपके पास में समय होता है। हमारी दिक्कत क्या थी कि हमारे पास में उस समय का अभाव था और इसलिए पहले बार में हमारी सरकार 1.5 साल में ही गिर गई। जो 98 में बनी थी वो 99 में गिर गई। और दूसरी बार जब हमारी सरकार बनी तो हमने उसको एनआरसी की घोषणा करवाई, हमने राष्ट्र पुनर्निर्माण वाहिनी की, और हमने उसके पायलट प्रोजेक्ट बनाए 100 जिलों में। और हमने 100 जिले वो छांटे जो योजना आयोग की लिस्ट के जिले थे, जो सर्वाधिक पिछड़े जिले थे। तो वो हमने अलग अलग प्रांतों के सर्वाधिक पिछड़े जिले छांटे। और अगर उसमें मेरे को 3-4 साल काम करने का मौका मिल गया होता तो उन पिछड़े जिलों से ही उनको वहीं रोजगार मिलते, और वो कैसे मिल सकते हैं उसके उनको ट्रेनिंग मिलती,
वो वहीं काम करते, उनको फिर मार्केट रूट मिलते, उनको मार्केट मिलता, यानी हम सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करते कि इतने में मैं मध्य प्रदेश में भेज दी गई। मैं मध्य प्रदेश में पहुंची तो मेरी वो बात मेरे मन में थी, तो मैंने वहाँ शुरू कर दिया। मैंने वहाँ रखा नाम एक नई उस योजना का रोजगार बोर्ड, और मैंने एक पंचज के नाम से पूरे सरकार के कामकाज को बांट दिया। पंचज यानी 5 ज, जन, जमीन, जल, जंगल और जानवर। लोगों ने मुझे कहा कि ये वामपंथियों का नारा है। हमने कहा हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, काम हमारा होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये वामपंथियों का नारा है, तो हमने उसको 5 ज में बांट दिया और उसका नाम ही रख दिया पंचज अभियान। और हमने कहा कि पूरा जो सरकारी कामकाज है वो ये 5 ज में बटा हुआ होना चाहिए, और उनके समूह बना दिए। उसके बाद मैं वहाँ से रिजाइन करके चली गई। अच्छा, वो भी मैंने इसलिए बनाए कि ताकि हम रोजगारों की व्यवस्था गांव में ही करें, ब्लॉक लेवल पे करें, वहीं ट्रेनिंग मिले, वहीं लोगों को रोजगार मिले, वहीं के साधन हों, और उनको मार्केट रूट मिल जाए और मार्केट मिल जाए उनको। तो मेरे मन में तो था कि एक ऐसा समय आ सकता है मध्य प्रदेश को। मुझे कहा वर्ल्ड बैंक के कुछ अधिकारियों ने, जब उन्होंने हमारा पंचज का कॉन्सेप्ट देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप सचमुच में ये लागू कर सकी तो पूरे दुनिया के लोग मध्य प्रदेश में रिसर्च करने के लिए आएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा ना कि उसके लिए जो समय चाहिए होता है, जो धैर्य चाहिए होता है, और जो कोऑपरेशन चाहिए होता है, मुझे ब्यूरोक्रेसी कभी अड़चन नहीं लगती। जब आप नए प्रयोग करते हैं तो नए प्रयोगों में करने के लिए कुछ शौकीन अधिकारी होते हैं, वो आपका साथ दे सकते हैं। उस दृष्टि से मुझे कभी अड़चन नहीं लगी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक विचित्र अनुभव बता रही हूँ अपना, कि मुझे कभी भी ब्यूरोक्रेसी अड़चन नहीं लगी। मैं मानती हूँ कि वो अड़चन होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो अड़चन नहीं क्रिएट करते हैं। आप उनको अपना कॉन्सेप्ट समझाइए, उनको क्लिक कर जाएगा, वो आपके साथ हो जाएंगे। तो ऐसी समय की जो ज़रूरत है, आज जो मुझे डर लगता है, मुझे याद है एक अंग्रेज़ी अखबार ने मेरे बारे में, मेरी सरकार के बारे में फ्रंट पेज पर लेख लिखा और मेरा खूब मजाक बनाया कि उमा भारती की जो पूरी इकोनॉमी है वो तो गाय पर है, गोबर पर है, पेड़ों पर है, नदियों पर है, पहाड़ों पर है। जबकि हकीकत यही थी कि भारत की जो इकोनॉमी का मूल आधार है वो निकलना ही यहाँ से। तो इसलिए जब हम पंडित जी के अंत्योदय की बात करते हैं और एकात्म मानववाद की बात करते हैं, उस समय पर ये 2 सिद्धांत थे जो पंडित जी ने दिए थे। अभी नितिन जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। मुझे भी लगता है कि 2020 के आते आते एकात्म मानववाद एक ऐसा सिद्धांत होगा जिसकी विश्व में स्थापना हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो विश्व में विचारधाराएं थी वो फेल हो गई हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे पूंजीवादी विचारधारा हो। वैसे इन तीनों विचारधाराओं के नाम अलग अलग हैं, गोत्र इनका एक ही था कि ये भौतिकवादी विचारधाराएं थी, और ये मनुष्य को सिर्फ शरीर मान करके उसको एक शरीर के रूप में उसको क्या क्या सुविधाएं चाहिए वो उसको हम उपलब्ध करा दें, तो हमने उसका काम कर दिया। ऐसा नहीं, मनुष्य का मन होता है, मनुष्य की बुद्धि होती है, मनुष्य की आत्मा होती है। शरीर की दृष्टि से आप उसको सुविधा दे दीजिए, लेकिन अगर उसका मन संतुष्ट नहीं है, आप देखिए आत्महत्या करने वाले लोगों की आप लिस्ट निकालिए, तो गरीब वर्ग के कितने लोग आत्महत्या करते हैं और अमीर वर्ग के कितने लोग आत्महत्या करते हैं। आज ही मैं एक अंग्रेजी के अखबार में पढ़ रही थी कि कितने हाईटेक लड़के आत्महत्या कर गए। उनमें से तो कई इसलिए कर गए क्योंकि उसकी पत्नी की सैलरी उससे ज़्यादा थी, इस बात से उसको फ्रस्ट्रेशन था, दोनों में झगड़ा हुआ, उसने उसको चाकुओं से गोद दिया, गुस्से में उसको भरा हुआ था मन में। पत्नी ने भी एक आध बार व्यंग कर ही दिया होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि खुश होना बिल्कुल अलग चीज़ होती है, जो जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। इसका मतलब है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं से पूरी नहीं हो सकती, उसकी मन की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसकी बुद्धि की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, और उसकी आत्मा की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। और जब तक हम उनको संपूर्णता से पूरा नहीं करेंगे, हम एक सुखी समाज की रचना नहीं कर सकते। और इसलिए सुखी समाज की रचना करने के लिए हमें अंत्योदय, और जब हम अंत्योदय की बात करते हैं ना, अब यहाँ हमारे भाजपा का ही NGO प्रकोष्ठ है जो ये कार्यक्रम कर रहा है। ये जो महाअवतार बाबा जी की जो भूमिका है ना,
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये बंद कर दो। नेताओं को ये भूमिका बंद करनी पड़ेगी कि जनता पतित है और हम पतित पावन हैं, हम उद्धारक हैं, हमारा अवतार हो गया है पतितों के उद्धार के लिए। अरे सब अपने अपने गिरेबान में तो झांको, तो असलियत तुरंत पता लग जाएगी कि जिनके घर में खाया वो ज्यादा खराब है कि तुम जो खाने के लिए गए तुम इस लायक थे कि नहीं कि उस घर में जाकर के खाओ। तो इसलिए ये जो चल पड़ा है, गरीबी दूर करी, हमने ये बांटा, हमने वो बांटा, हमने ये किया, मतलब जनता भिखारी है तुम राजा हो, हमने किसानों के कर्जे माफ किए, घोषणाएं होती है ना, आपने सुना होगा, कर्जा माफ, हमारी पार्टी आएगी तो हमारा कहना साफ कि हम किसान का कर्जा करेंगे माफ। मैं किसान की लड़की हूं, मुझे पता है कि आप किसान को 2-3 चीजें दे दीजिए बस, टाइम पे जितनी बिजली उसको इरिगेशन के लिए चाहिए उतनी बिजली दे दीजिए, बिना ब्लैक का अच्छी क्वालिटी का खाद और बीज दे दीजिए, टाइम पर सिंचाई के लिए बिजली दे दीजिए, और बिना ब्लैक का टाइम पर खाद और बीज उसको दे दीजिए अच्छी क्वालिटी का। वो इतनी अच्छी खेती करके दिखाएगा कि वो उल्टा मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को, सबको कर्जा देने की स्थिति में आ जाएगा, उसका कर्जा माफ करने की स्थिति बनेगी ही नहीं। हम ये जो उद्धारक की भूमिका में आ गए ना नेता लोग, पतित पावन की भूमिका में, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सशक्त नागरिक ही राष्ट्र को सशक्त बनाता है। अगर हमारी जो पहली इकाई है हमारे देश की, वो हमारा नागरिक है, और नागरिक कब सशक्त होगा? वो भिखारी की तरह हाथ फैलाए खड़ा है और हम उसको बांट रहे हैं, कहीं हम उसका कर्जा माफ कर रहे हैं, कहीं हम कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। जब वो अपने पांव पर खड़े होकर के संतुष्ट होगा, उसकी आत्मा की सतह तक वो जाकर के संतुष्ट होगा। मुझे बहुत खराब लगता है ये साड़ियाँ बांटना, ये घड़ियाँ बांटना, नेताओं के जन्मदिन पे भगदड़ मची हुई है और आप उनको बांटे जा रहे हैं और लोगों की लाइन लगी हुई है, उस भगदड़ में कई बार लोग गिर पड़ते हैं। खराब है, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप जहां व्यक्ति है वहां पर उसकी क्वालिटी की, लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करो, उसको आत्मसंतुष्टि दो। ये ध्यान रखना कि आत्मसंतुष्टि, आप कहेंगे कि ये तो राजा का काम नहीं है, ये तो साधु संतों का काम है कि उसको प्रवचन सुनाए और आत्मसंतुष्टि का मौका दे। नहीं, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ फॉर एवरी सिटीजन, ये भी शासक का ही काम है कि वो ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करे कि हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो और उस प्रसन्नता की चीज़ों का हम निर्माण करें। जैसे अभी जो बात बताई जा रही थी, इतने रुपया शहर के आदमी के, कितने रुपया है शहर के आदमी के लिए? 32, और गांव के आदमी के लिए? हाँ, जिन जिन लोगों ने ये मापदंड तैयार किए ना, उनको 6-7 महीने के लिए कहीं बंद कर देना चाहिए था और उनको इतने इतने रुपया दे देने चाहिए थे कि आप ये लो। देखिए, सुख का जो आधार है ना, वो दिल्ली में बदल जाएगा, गांव में दूसरा होगा और दिल्ली में दूसरा होगा, क्योंकि गांव में रहने वाले सभी लोग के पास अधिकतर साइकिल होगी, तो वो साइकिल भी होगी तो वो खुश रहेंगे। लेकिन दिल्ली में तो स्कूटर पर जाता हुआ आदमी जब बगल से जाती हुई गाड़ी को देखता है, कार को देखता है, तो वो दुखी हो जाता है। तो इसलिए ये जो मन की जो चीज़ है ना, प्रसन्नता, ये बिल्कुल अलग ही चीज़ है। और इसके लिए व्यक्ति को आत्मतुष्टि ही तब होती है जब उसको लगता है कि मैंने अपने रोजगार का निर्माण स्वयं किया है, मुझे दया करके नहीं मिली है, मुझे अपने से इन्फीरियर मान करके नहीं मिली है, बल्कि इन चीज़ों का मैंने स्वयं रचना की है, स्वयं इनका निर्माण किया है। ये आत्मतुष्टि हमें देनी होगी। इसलिए पंडित जी जब बात करते थे अंत्योदय की और एकात्म मानववाद की, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें लगती थी, लेकिन ये मूल में कहीं ना कहीं एक थी। मैंने अमेरिका में देखा है, मैंने इंग्लैंड में देखा है, मैंने यूरोप में देखा है, मैंने पूरी दुनिया में देखा है कि लोग बड़े बड़े घरों में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, घबराहट होती है, अच्छी सड़कों पर चलते हुए भी जीवन में दुख भरा होता है, अच्छी गाड़ियों में रहते हुए भी जीवन में बहुत दुखी होते हैं। और मेरे साथ एक अम्मा रहती है, उसका नाम है रामवती। वो इतनी प्रसन्न रहती हैं, अब वो सारी बीमारियों का इलाज एक ही करती हैं, गुड़ खा लिया तो ठीक हो जाती हैं वो कहती हैं, और मैं थोड़ा सा दही खा लिया तो वो इतने में ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए हमें ये बात कहीं ना कहीं तय करनी पड़ेगी कि हमें लोगों के सुखों के आधार की रचना करनी है, सिर्फ सुविधाओं के आधार की रचना नहीं करनी है।